हेलो बच्चों, केंद्रित एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में जोरों शोर से लग गए होंगे। तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी करा रखा है। आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं हमारे। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो इसका पार्ट 1 है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स? सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम क्या है मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि जिस क्रोमोसोम से पता चले कि चाइल्ड जो होगा फीमेल होगी या मेल होगा उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर एग्जाम में आया आपको डिफाइन करने के लिए कि सेक्स क्रोमोसोम क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम उसको डिस्कस करते हैं, आपको फिर पढ़ते हैं, आपको बताएंगे। Sex chromosome are the chromosome that determines the sex of an individual. सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो कि इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करता है, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगी वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। और एग्जांपल्स कैसे होगा? अगर एग्जांपल एक्स है, ये रहेगा तो क्या होगा भाई? फीमेल होगी, फीमेल। अगर वाई आया तो मेल होगा। और ये सेक्स जो डिटरमाइन होता है किसके द्वारा होता है? फादर के द्वारा होता है, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और मदर के पास क्या होता है? दोनों क्रोमोसोम हो जो होता है एक्स एक्स होता है। और फादर के पास क्या होता है? एक्स एंड वाई दोनों होता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है सेक्स के लिए? तो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हमारे समाज में किसको गालियाँ मिलती हैं? मदर को गाली मिलती हैं। जबकि रिस्पॉन्सिबल है कौन भाई? फादर, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम है, ना कि मदर के पास, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है भाई? हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग? सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? तो सबसे पहली बात तो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मदर। फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? क्योंकि उसके पास जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई दोनों होता है। और फीमेल के पास क्या होती है? फीमेल के पास क्या हो गया भाई? फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम जो होता है एक्स होता है। और मेल के पास क्या होता है? एक्स एंड एक्स और वाई दोनों होता है। तो एक्स क्रोमोसोम से क्या होगा भाई? फीमेल, यानी कि जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, वो फीमेल ही होगा हमेशा, ठीक है, फीमेल ही होगा। अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा तो क्या होगा? मेल होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल है क्या? मेल, ठीक है। तो वैसे ही आप कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये हमको डिस्कस करना है। आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे लिख सकते हैं हम उसको बताते हैं, ठीक है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द स्पर्म। स्पर्म में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म किस में होता है? स्पर्म किस में होगा भाई? मेल में। फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है, ठीक है। तो स्पर्म जब मेल में प्रेजेंट होगा तो इसके पास क्या होगा? कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर मान लीजिए आप कैसे कहेंगे, तो एक्स स्पर्म प्रोड्यूस फीमेल, क्या? एक्स एक्स मतलब एक्स स्पर्म जो है फीमेल प्रोड्यूस करेगा, और जो वाई स्पर्म है क्या? मेल प्रोड्यूस करेगा, एक्स और वाई। एक्स कहाँ से आएगा? तो ये फीमेल से आ जाएगा। और वाई कहाँ से आएगा? मेल से आएगा। तो चाइल्ड कैसा होगा भाई? मेल होगा, ठीक है। तो सेक्स जो डिटरमाइन करने का तरीका है वो यही है जो कि फादर डिटरमाइन करता है, यानी स्पर्म में जो वाई क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल में तो हमेशा एक्स ही है भाई, वो तय है कि एक्स ही जाएगा फीमेल से। तो डिटरमाइन करने के लिए फादर पे डिपेंड करता है कि भाई स्पर्म में से एक्स जाता है या वाई जाता है। वाई जाएगा तो चाइल्ड क्या होगा? मेल होगा। अगर एक्स जाएगा तो क्या होगा भाई? फीमेल होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई? वाई इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड? ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि एक ही आंसर होगा और एक ही तरीका होगा सबका समझने का, लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा। और जो कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता, ये चैप्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स कोई है नहीं। एक और है रिप्रोडक्शन जो कि मैंने करा रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी ईजी है। वाई इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड? फादर रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया और फिर से मैं बता देता हूं। फादर रिस्पॉन्सिबल ये होता है क्योंकि मेल के पास जो स्पर्म है,
स्पर्म में जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी में से हैप्लॉइड क्रोमोजोम जब रिप्रोडक्शन होता है, जब कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें इसमें से एक ही जाएगा। और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास दोनों जो क्रोमोजोम होती है एक्स होती है। तो ये कंफर्म है कि फीमेल से एक्स ही जाएगा। और अगर यहाँ से गया वाई तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेल होगा बच्चा, ठीक है। अगर इस यहाँ से भी एक्स जाता है, दोनों जगह से एक्स चला गया, तो क्या बन जाएगा भाई, ये फीमेल होगा, फीमेल होगा। इसीलिए फादर क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बच्चा का अगर सेक्स डिटरमाइन करना है, यानी मेल होगा कि फीमेल होगा, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, बिकॉज द फादर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म, टू टाइप ऑफ स्पर्म कौन कौन सा, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। विल द मदर प्रोड्यूस ओनली एक्स इन ओवम, या ओवम में से सिर्फ एक्स ही जाएगा, ये 100% कंफर्म है, क्योंकि फीमेल के पास एक्स ही होता है और उसमें से हैप्लॉइड जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये समझा दिया आपको मैंने, क्या कि स्पर्म में से जाएगा, अगर वाई जाता है तो मेल होगा, एक्स जाएगा तो फीमेल होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन मतलब आपके जीन में जो चेंजेज आएंगी उसको बोलते हैं। जैसे कि जीन में चेंजेज क्या हो सकता है, आपका आंख का कलर, ये एक जेनेटिक वेरिएशन है। सारे किसी का आंख का कलर लगभग सेम ही होता है, लेकिन किसी किसी में ब्लू हो जाएगा, किसी किसी में व्हाइट टाइप का होता है, जो कि कैट वगैरह में आप देखेंगे कैट की तरह आंखें होती हैं, वही है जेनेटिक वेरिएशन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंस इन कैरेक्टर, कैरेक्टर में डिफरेंस होता है उसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। किसके द्वारा भाई, कॉज बाय डिफरेंट जीन, मतलब दूसरे जीन, डिफरेंट अलग अलग जीन के द्वारा जो कैरेक्टर अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स, गिव वन एग्जांपल। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको जेनेटिक मिला नहीं है, आप खुद के मेहनत से आप एक्वायर किए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, आप जिम जाते होंगे, सिक्स पैक बनाएंगे, तो वो आपका एक्वायर्ड किया हुआ होगा, ना कि जेनेटिक आया, ठीक है। जेनेटिक ये नहीं आता। और या फिर आप पढ़ते हैं, खूब पढ़े होंगे तो नॉलेज आया, नॉलेज जेनेटिक्स नहीं आया, आपका एक्वायर किया हुआ है, खुद का मेहनत है, तो वो क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, वो एक्वायर्ड ट्रेट है। तो वही पूछ रहा है कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट क्या है। तो एक्वायर्ड ट्रेट आर डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आप अपने जीवन भर में जो परिवर्तन करते हैं, जो आप डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो होता है, ठीक है। एंड क्या है, नॉट इनहेरिटेड, यानी कि ये इनहेरिटेड नहीं होता है, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको नहीं मिला होता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, आप हो सकता है उतना नहीं है, तो वो ट्रेट जो है इनहेरिटेड नहीं होता है, आपको खुद के मेहनत से करना होगा। तो इसमें क्या होगा, मसल, बॉडी का मसल जो है वो आप खुद बनाएंगे, और वो आपके बच्चे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो इनहेरिटेड नहीं होता है, और क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम आप खुद के मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट, गिव वन एग्जांपल। अब क्या है भाई, इनहेरिटेड ट्रेट जो आपके पेरेंट्स से, यानी कि जेनेटिकली आप में आया हो आपके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप वो आ गया, फिर आई का कलर, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इनहेरिटेड है, यानी कि आपका वो कुछ काम नहीं है उसमें, वो जेनेटिकली ही आया हुआ है, आपके पेरेंट्स के द्वारा ही आपको मिला हुआ है। या तो आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, आपका आई का कलर, आपका ईयर लोब, बहुत किसी का आँख का ये कान जो है सटा रहता है और बस किसी का अलग रहता है, वो सब जेनेटिक जो है वो इनहेरिटेड होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप भाई, इनहेरिटेड ट्रेट आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि फादर से किसमें, बच्चा में जाता है, थ्रू जीन्स, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप आपके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से ही डिटरमाइन होता है, आपके ब्लड ग्रुप से बिल्कुल डिटरमाइन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड मतलब कि आपको जेनेटिकली मिला है, और एक्वायर्ड मतलब कि आप लाइफ टाइम में अपने कैपेबिलिटी से, अपने एबिलिटी से उसको एक्वायर किए हैं। जिम जाते हैं तो आपका सिक्स पैक आएगा, ना कि आपके बच्चे को भी आएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेड क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है।
और ये क्या है, एक्वायर्ड जो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ये आपके तक ही सीमित है, ठीक है। तो आप जितना पढ़िए, आप सोचते होंगे कि भाई हम खूब पढ़ लेते हैं, मेरा बच्चा आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसको खुद से एक्वायर करना होगा अपने लिए, ठीक है, ना कि आपके पढ़ने से कुछ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब ये लॉन्ग टर्म होता है। मान लीजिए जिराफ का जो पहले ये गर्दन हुआ करता था, नेक हुआ करता था, बहुत शॉर्ट हुआ करता था। जब ट्री छोटे होते थे तो जिराफ का भी नेक वगैरह छोटा होता था, तो उनको क्या हुआ, ट्री का ग्रोथ हुआ, बड़ा हुआ, तो उनको खाना खाने के लिए उनका ग्रोथ होना चाहिए था, तो वो क्या हुआ, उनके गर्दन बढ़ गए। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हुआ, ना कि अचानक से होगा। अगर अचानक से कुछ होता है, जैसे कि आप मार्वल्स वगैरह का मूवी देखे होंगे, तो किसी में बहुत तेज दौड़ने की शक्ति वगैरह आ जाती है, तो वो म्यूटेशन होता है, वो अचानक से आएगा, ना कि लॉन्ग टर्म में आएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये आपके जीन में चेंज होते रहता है, एक बैग नहीं चेंज होगा, वो धीरे धीरे चेंज होकर इवोल्यूशन होगा। जैसे कि जिराफ में हुआ, वैसे भी हम लोगों में हुआ, पहले बंदर थे, फिर आदमी बने, ऐसे ही मतलब होता गया प्रोसेस, ये ग्रेजुअली चेंज हुआ, ठीक है, ना कि एक बैग चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज, ये ग्रेजुअल चेंज है, एक बैग मतलब अचानक से चेंज नहीं है, सडन चेंज नहीं है, ग्रेजुअल चेंज है। इन क्या, इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन रिजल्टिंग इन न्यू स्पेसीज, ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे कि हम लोग पहले बंदर थे, अब इंसान बने, अब हमारे जीन में चेंज होगा, तो ये किसी को नहीं पता कि हम अब क्या बन सकते हैं, मतलब कि ये जनरेशन लग सकता है, 2 4 5 6 जितना जनरेशन लगना होगा लगेगा, लेकिन इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में ग्रेजुअल चेंज होता है, हमारे दूसरा स्पेसीज, न्यू स्पेसीज का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना, 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, वाई आर वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बताइए, जिराफ का जो नेक लंबा हुआ वो किस कंडीशन में होगा, उसको भूख लगी होगी भाई, और पेड़ जो था लंबा होने लगा, तो कुछ चाहिए ना, उसको चेंज करना चाहिए होगा कि हम भाई और ऊंचा हो जाए और लंबा हो जाए, ताकि वो हम खाना मिल सके। वैसे ही उसके लिए, ये इवोल्यूशन के लिए उसको लंबा करना पड़ा, कुछ ना कुछ जरूरी करना पड़ा, इसीलिए अर्थ पे हमें सरवाइव होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, ज़्यादा धूप पड़ गया खत्म हो गए, हम लोग हैं क्या सरवाइव कर पाते हैं, क्यों भाई, जेनेटिक में वेरिएशन से हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ है, उससे हम सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे लिखेंगे भाई, तो वेरिएशंस हेल्प इन ऑर्गेनिज्म सरवाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी मान लीजिए आज 40 डिग्री नॉर्मल होता है, 45 डिग्री नॉर्मल होता है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव करेंगे, क्या, तो उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, वो कैपेबल नहीं है जीने के। तो आपको सरवाइव करने के लिए इवोल्यूशन होना जरूरी है, वेरिएशन होना जरूरी है, ठीक है। तो वेरिएशन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म सरवाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड लीड्स टू इवोल्यूशन, और यही इवोल्यूशन का कारण बनता है। आप 50 डिग्री सेल्सियस खा लिए, अगले साल 52 सह लेंगे, अगले साल 55 सह लेंगे, यही होता है इवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है। यानी कि धीरे धीरे आपके जेनेटिक्स में चेंज होता रहेगा और न्यू स्पीशीज का निर्माण हो जाएगा, तो वही तो है इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नेम एनी वन इनहेरिटेड ट्रेट एंड वन एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब आपके पेरेंट्स से आपको मिला है वो ट्रेट का नाम देना है, एग्जाम्पल देना है, और जो आप खुद से अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं उसका नाम बताना। तो आपको इनहेरिटेड ट्रेट क्या होगा, आई कलर, आंख का जो कलर है या तो ब्लैक वाला होगा, या तो व्हाइट होगा, या तो किसी का ब्लू कलर का होगा, तो वो उसके पेरेंट्स से मिलता है, ना कि आप खुद के होता है, ठीक है। वो जेनेटिक्स में चेंज होता है, उसके वजह से मिल जाता है, ठीक है। अब क्या एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जांपल क्या हो गया, सिक्स पैक, आप जिम जाएंगे, सिक्स पैक बनाएंगे, मसल बनाएंगे, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट का हो गया, ना कि आपके जनरेशन में वो आगे बढ़ेगा, वो आप ही तक सीमित है, ठीक है। तो ये नॉलेज हो गया इसमें एग्जांपल, नॉलेज आप जितना पढ़ेंगे आप ही तक सीमित है, आप नहीं दे पाएंगे अपने ऑफ स्प्रिंग को, यानी कि जनरेशन तक आप इनहेरिटेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 11 है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, ये स्पेशल एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि मेरा O पॉजिटिव है, किसी का O निगेटिव होगा, A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, तो वैसे ही ये ब्लड ग्रुप को कैसे डिफाइन करना है, ये एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसका RH फैक्टर वगैरह से
ये डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। क्या है भाई, ब्लड ग्रुप इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड कैरेक्टर। क्या है भाई, ब्लड ग्रुप एक जेनेटिकली इनहेरिटेड कैरेक्टर है, यानी कि ये आपके से नहीं आया है, आपके पेरेंट्स से आया है, आपके जनरेशन यानी कि पिछले जनरेशन से आया है, फादर से ऑफ स्प्रिंग में गया है, ठीक है। कैरेक्टर दैट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। ये आपके स्पेसिफिक एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है, ऑन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन होता है उससे डिसाइड होता है भाई, अगर RH फैक्टर के डिसाइड होता है पॉजिटिव है, निगेटिव है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ये सब डिसाइड होता है, स्पेसिफिक एंटीजन होता है किस पे, रेड ब्लड सेल पे, उससे डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट। ब्लड ग्रुप को क्यों कंसिडर किया गया है इनहेरिटेड ट्रेट के लिए। ब्लड ग्रुप एक्चुअली आपके पेरेंट्स से क्यों डिसाइड किया गया है कि आप में मिलेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है, आप चाइल्ड वे में भी रहते हैं तो आप में ब्लड की जरूरी होती है, तो पेरेंट्स से ही मिलता है ना। तो वो ब्लड ग्रुप आपके घर में, मान लीजिए आपका कोई वो O पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो आपके पेरेंट्स में किसी का ना किसी का O पॉजिटिव होगा, तभी आपको O पॉजिटिव मिला है, ठीक है ना। तो उसके वजह से ब्लड ग्रुप को कंसिडर किया गया है कि आपके अगर फादर में कोई ब्लड ग्रुप है, यानी पेरेंट्स में कोई ब्लड ग्रुप है, उसमें से आपको एक आएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसीलिए इनहेरिटेड इसको किया गया है। और ये क्या, जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जेनेटिक आपको मतलब कि पेरेंट्स में भी जीन के द्वारा कंट्रोल किया गया, इनहेरिटेंट है तो रियली बात है कि भाई क्या, कि वो जीन से आएगा और वो कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में आएगा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए, तो द ब्लड ग्रुप इज इनहेरिटेड बिकॉज इट कंट्रोल्ड बाय जीन। क्या होता है, जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि पास कहाँ से होता है, फादर से, यानी पेरेंट्स से। कहाँ होता है, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि फादर से ऑफ स्प्रिंग में पास किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये पूछा जाता है। नेम द मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितने ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, तो ये 2 ही ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। क्या, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये होता है। और फिर RH सिस्टम होता है। RH सिस्टम क्या, RH फैक्टर होता है, ये एक प्रोटीन का पार्ट होता है, ये एक प्रोटीन का पार्ट होता है। वैसे ही इससे भी डिसाइड किया जाता है, ये एंटीजन का भी पार्ट है, जो कि डिसाइड करेगा आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, ठीक है। कि अगर RH सिस्टम नहीं हो, एंटीजन नहीं हो, तो आपका डिसाइड नहीं हो कि हाँ आप ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, ना कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव वाले, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट टाइप का पार्ट 1 का 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो आप इसे फोकस्ड रहिए, ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।